हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर। तो जो आज का फर्स्ट लेक्चर है वो जस्ट इंट्रोडक्शन होगा। तो फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस रहेगा आपका स्पेस ऑफ एनालिटिक फंक्शन, हॉर्विट्ज थ्योरम, मोडल थ्योरम, रीमान मैपिंग थ्योरम, वेरेस्टास फैक्टराइजेशन थ्योरम, गामा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड रीमान जेटा फंक्शन एंड रीमान फंक्शनल इक्वेशन एंड रुंगेस थ्योरम। सो फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी की स्कीम है वो आपको ऑलरेडी पता होगी। प्रीवियस में जैसे आपके कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और आपको कितने अटैम्प्ट करते हैं, उससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका पार्ट 1 था, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें अभी एडवांस पढ़ने में हेल्प करेंगी, जिसकी हम बार बार यूज़ करेंगे जिन डेफिनेशंस को, तो वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट था कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन तो क्या होगा, हमारे पास कोई भी गिवन डोमेन होगी एंड लेट्स सी दिस विद द डोमेन डी। एंड डोमेन क्या होते हैं हमारे पास, ओपन प्लस कनेक्टेड सेट। दिस इज सबसेट ऑफ सी। दिस इज द नोटेशन फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डी हमारे पास क्या होता है, ओपन प्लस कनेक्टेड सेट। देन हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, और एफ जेड को हम बोलेंगे कि एफ जेड जेड नोट पे एनालिटिक है। कब होगा, जेड नोट पे एनालिटिक होगा, फर्स्ट कंडीशन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नोट। एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट कि जेड नोट पे हम एक नेबरहुड बना सके, मीन्स जेड नोट को सेंटर मानते हुए हम एक नेबरहुड बना सके जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। मीन्स फॉर ए नेबरहुड ऑफ जेड नोट एफ जेड इज एनालिटिक in n epsilon z naught. Means n epsilon z naught means this is the neighborhood of z naught with radius epsilon. So this is z naught. तो कहने का मतलब क्या हो गया, किसी फंक्शन को हम एनालिटिक बोलेंगे अगर वो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और उस पॉइंट की नेबरहुड में हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। मीन्स पॉइंट और नेबरहुड के हर पॉइंट पे अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है तो फंक्शन को हम बोलेंगे कि जो गिवन फंक्शन था एफ जेड डोमेन पे डिफाइन था डी पे, तो एफ जेड को हम क्या बोलेंगे, एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड नोट। तो ये तो होगा हमारा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। ये हमारी क्या किसकी रेफरेंस होगी, एनालिटिक फंक्शन एट ए पॉइंट। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या हो गया, ये जो सेकंड टर्म हमारे पास आएगी हम बोलते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है हमारे पास, अब हमने क्या पढ़ा कि एनालिटिक फंक्शन किसी पॉइंट जेड नोट पे अगर डोमेन के हर एक पॉइंट पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो गिवन फंक्शन है एफ जेड जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमें गिवन है वो पूरी के पूरी डोमेन पे हमारा क्या है, एनालिटिक है, अगर वो हर एक पॉइंट के लिए इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है कि एफ जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है किसी डोमेन डी पे डिफाइन है तो एफ जेड को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन बोलेंगे अगर वो डोमेन डी के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। सो ये होता है हमारे पास होलोमॉर्फिक फंक्शन। सेकेंड थर्ड हमारे पास होता है एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन की अगर हम बात करें तो एंटायर फंक्शन क्या होता है कि जो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारा, कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो हम उसको बोलते हैं एंटायर फंक्शन। सो पॉइंट पे ये हमारी डेफिनेशन होगी, किसी फंक्शन को पॉइंट पे एनालिटिक कब बोलेंगे। फिर अगर वो डोमेन के हर एक पॉइंट पे एनालिटिक हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन। अगर फिर कोई भी गिवन फंक्शन एफ जेड अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमारे पास क्या होता है, एनालिटिक होता है, तो उसको हम बोल लेते हैं एंटायर फंक्शन। अब जो हम मोस्टली जो डील करेंगे एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में उसको करेंगे हम मैरोमॉर्फिक फंक्शन। मैरोमॉर्फिक फंक्शन, मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं कि ए फंक्शन विच हैव ओनली द सिंगुलरिटी विच इज पोल। मीन्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर उसके पास सिंगुलरिटी है तो वो पोल है सिर्फ, तो उसको हम बोलते हैं मैरोमॉर्फिक फंक्शन। इफ एफ जेड हैज सिंगुलरिटी
देन इट इज़ पोल। तो हम उसको बोलते हैं मैरोमॉर्फिक फंक्शन। सिंगुलरिटी हमें पता है, सिंगुलरिटी किसको बोलते हैं? सिंगुलरिटी क्या होती है हमारे पास? किसी पॉइंट जेड नोट को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे, या हम बोलेंगे कि जेड नोट उस फंक्शन की, एफ जेड की सिंगुलरिटी है अगर फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड नोट। अगर फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन, या हम उसको बोलेंगे सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। तो अगर मैरोमॉर्फिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसकी अगर हमारे पास कोई सिंगुलरिटी है तो वो सिर्फ पोल होगी। तो इस टाइप के फंक्शन या फैमिली ऑफ फंक्शंस को हम एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम करेंगे तो इसके बाद हमारे पास आता है जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। फर्स्ट थिंग, जेड नोट को अगर हम ये कहें कि जेड नोट जीरो है इस फंक्शन एफ जेड की, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? एफ जेड नोट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो जेड नोट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगी किसकी? एफ जेड की। अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म की बात करें तो अगर हमारे पास मान लीजिए जेड नोट इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम। जीरो ऑफ ऑर्डर एम मीन्स जेड नोट रिपीटेड एम टाइम्स। ठीक है, जैसे हमारे पास ये होता है ना कि लैम्बडा स्क्वायर अगर हम जीरो कर दे तो लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो जीरो, ये 2 टाइम्स रिपीट हो गया। तो जेड नोट इज ए जीरो ऑफ एन ऑर्डर एम, इसका मतलब जो जेड नोट है वो एम टाइम्स रिपीट हो रही है। तो फिर फंक्शन की हम कॉम्पैक्ट फॉर्म किस तरह से लिखते हैं? जेड माइनस जेड नोट, कितना ऑर्डर है जीरो का? एम इंटू फाइव जेड। अब फाइव जेड पे हमारे पास कंडीशन आती है कि फाइव जेड एनालिटिक होगा, फाइव जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड द सेकेंड कंडीशन इज फाइव जेड नोट नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर फाइव जेड नोट इक्वल टू जीरो हो गया तो एक फैक्टर और हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा जेड माइनस जेड नोट का, तो यहाँ पे एम प्लस वन हो जाएगा। अगर फाइव जेड नोट पे इक्वल टू जीरो हो जाता है तो फिर जीरो हमारे कितने ऑर्डर की हो जाएगी? एम प्लस वन की। तो फाइव जेड नोट हमें क्या लेना होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह की फॉर्म में अगर हमारा फंक्शन एफ जेड कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि एफ जेड के पास जेड इज इक्वल टू जेड नोट एक जीरो है जिसका ऑर्डर कितना है? एम। तो ये होती है जीरो ऑफ ए एनालिटिक फंक्शन। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास, हमने कुछ थ्योरम पढ़ी थी लाइक कोशी थ्योरम। ये सारे का सारा आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट वन से है। तो कोशी थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि एफ जेड कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन defined on a domain D से एफ जेड कोई भी एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन D पे डिफाइन है, देन फॉर एवरी क्लोज्ड कंटूर let's see or gamma you can say in D, then integration of fz dz over the closed contour equal to 0, and this will hold for all the closed contour and that inside the domain D। इसका मतलब कोई थोड़ा हमारे पास क्या बोलती है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन हमें गिवन है किसी डोमेन डी पे डिफाइन है तो उस डोमेन के अंदर अगर हम कोई भी क्लोज कंटूर लेंगे और उसके अंदर हम एफ जेड का इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जीरो। ये क्या होती है हमारी कोशी थ्योरम। फिर हमारे पास होता है कन्वर्स ऑफ द कोशी थ्योरम। डायरेक्ट कन्वर्स तो हमारा कोशी थ्योरम का होल्ड नहीं करता। डायरेक्ट कन्वर्स हमारा क्या होगा कि कोई भी अगर फंक्शन एफ जेड है डोमेन डी पे डिफाइन है और हर एक क्लोज कंटूर के अंदर अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो तो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। तो ये तो इसका डायरेक्ट कन्वर्स हुआ, बट डायरेक्ट कन्वर्स होल्ड नहीं करता हमारे पास। तो अब जो थ्योरम है हमारे पास एक मोरेरा थ्योरम, आपने नाम सुना होगा मोरेरा थ्योरम।
तो इसको हम, ये डायरेक्ट कन्वर्स तो नहीं है कोशी थ्योरम का, बट हम इसको बोलते हैं कि पार्शियली कन्वर्स ऑफ कोशी थ्योरम। मोरोरा थ्योरम को ही बोला जाता है पार्शियली कन्वर्स ऑफ कोशी थ्योरम, और कई सारी बुक में डायरेक्ट भी लिखा होता है कि कन्वर्स होता है कोशी थ्योरम। बट अगर हम मेन जो एग्जैक्ट फॉर्म है, या जो हमें जो करेक्ट वे है कहने का, वो यही है कि पार्शियल कन्वर्स ऑफ कोशी थ्योरम। कोशी थ्योरम में हमारे पास ये होती है, अब हम इसका अगर डायरेक्ट कन्वर्स लें तो हमारे पास यही होगा कि जो भी डोमेन डी हमें लिया जिस पे फंक्शन एफ जेड डिफाइंड है, तो उसके अंदर हर एक क्लोज कंटूर के अंदर अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो फंक्शनैलिटी होना चाहिए। तो ये तो इसका डायरेक्ट कन्वर्स हुआ, बट डायरेक्ट कन्वर्स इन जनरल होल्ड नहीं होता है। तो डायरेक्ट ये चीज़ अगर हम यहाँ से एफ जेड एनालिटिक्स से हम यहाँ पे आए हैं कि इंटीग्रेशन अंडर द क्लोज कंटूर इन डी इज इक्वल टू 0। अब अगर हम बैक रिजल्ट को देखना चाहें कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 है फॉर एवरी क्लोज कंटूर है ये किसमें, क्लोज कंटूर इन डी। तो अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो हमें मतलब ये देखना कि फंक्शन एफ जेड कब एनालिटिक होगा। तो इस पर एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड होती है, कंटिन्यूटी ऑफ एफ जेड। कंटिन्यूटी ऑफ एफ जेड, अगर ये दो कंडीशन हमारे पास होल्ड करती हैं, मीन्स एफ जेड एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिफाइन करता है डोमेन डी पे, और डोमेन डी के हर क्लोज कंटूर के अंदर अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 आता है, तो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज एनालिटिक। और ये जो कंडीशन एक्स्ट्रा कंडीशन हमने डाली है, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्स में हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी कि कंटिन्यूटी ऑफ एफ जेड भी होल्ड करना चाहिए, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये पार्शियल कन्वर्स है किसका, कोशी थ्योरम का। और यही आपकी क्या है, मोरेरा थ्योरम। मोरेरा थ्योरम क्या बोलती है कि एफ जेड कोई भी एनालिटिक कोई भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफाइन करता है डोमेन डी पे, एंड फॉर एवरी क्लोज कंटूर डिफाइन इन डोमेन डी दिस कंडीशन विल होल्ड, देन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। सो ये होगा हमारा कोशी थ्योरम एंड द पार्शियल कन्वर्स ऑफ द कोशी थ्योरम, और यू कैन से द मोरेरा थ्योरम। एंड द सेकंड वन, नेक्स्ट वन इज आर्गुमेंट प्रिंसिपल। आर्गुमेंट प्रिंसिपल, आर्गुमेंट प्रिंसिपल हमारे पास क्या बोलता है कि एफ जेड अगर कोई भी, इफ एफ जेड बी ए मैरोमोर्फिक फंक्शन, हम एनालिटिक नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, मैरोमोर्फिक फंक्शन, मीन्स इट मे हैव ए पोल। इफ एफ जेड बी ए मैरोमोर्फिक फंक्शन defined on a domain D, then the integration 1 upon 2 pi iota integration d of log of fz is equal to n0 minus n infinity। ये हमारे पास क्या हो गया कि n0 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ जीरोस of fz inside a domain D, एंड इन्फिनिटी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ fz इनसाइड D। अब ये चीज़ हमारे पास यही है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय द फंक्शन डी जेड 1 अपॉन 2 पाई आटा इक्वल टू 0 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल। तो ये हमारा क्या होता है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल। आर्गुमेंट प्रिंसिपल गया, अगर हमें इसको हमें वेल डिफाइन भी बनाना, तो हमें लिखना पड़ेगा कि एफ जेड नॉट इक्वल टू 0 ऑन बाउंड्री, राइट। सो ये हमारे पास क्या होता है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल। आर्गुमेंट प्रिंसिपल हमारे पास क्या बोलता है कि एफ जेड कोई भी मैरोमोर्फिक फंक्शन है, मीन्स फंक्शन के पास अगर कोई सिंगुलरिटी है तो वो पोल हो सकता है, डिफाइन करता है किसी डोमेन डी पे, देन दिस इंटीग्रेशन विल होल्ड, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई आटा इंटीग्रेशन अलोंग द बाउंड्री ऑफ द डोमेन डी लोग एफ जेड इज इक्वल टू एन नोट माइनस इन्फिनिटी। एन नोट आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द फंक्शन एफ जेड इनसाइड ए डोमेन,
एंड एन इन्फिनिटी आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ एफ जेड इन साइड द डोमेन डी। सो अगर एफ जेड पे कंडीशन लगा दूँ कि एफ जेड मैरोमोर्फिक नहीं, एनालिटिक फंक्शन हमें लेना है, एनालिटिक फंक्शन है उन्हें डोमेन डी। अब फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो क्या होगा, उसके पास कोई भी पोल नहीं होगा डोमेन के अंदर, मीन्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0, क्योंकि हमने क्या लिया है, एनालिटिक फंक्शन लिया है। इसका मतलब 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन अलोंग द बाउंड्री डी log एफ जेड, ये हमारे पास क्या होगा n0 मीन्स नंबर ऑफ जीरोज। तो अगर हम क्या लें, अगर हम एफ जेड का एनालिटिक फंक्शन लें तो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, हमारी हेल्प करता है किसमें, टू काउंटिंग द जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड इनसाइड डोमेन डी। तो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से हम क्या कर सकते हैं कि जो फंक्शन हमें गिवन है, एनालिटिक फंक्शन जो हमें गिवन है, उसकी नंबर ऑफ जीरो हम काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो है आपकी रोसी थ्योरम। रोसी थ्योरम क्या करती है कि एफ जेड एंड जी जेड यानी टू एनालिटिक फंक्शन डिफाइन ऑन ए डोमेन डी, एफ जेड एंड जी जेड हम क्या लेंगे, दो फंक्शन लेंगे, एंड एक रिलेशन अगर हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि जी जेड इज लेस देन इक्वल टू एफ जेड फॉर ऑल जेड इन डी, देन number of zeros of fz means number of zeros of the greater function equals to number of zeros of sum of the function fz plus gz। तो ये हमारी क्या क्या होता है, रोसी थ्योरम। अगर एफ जेड को जी जेड हमारे पास क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, डिफाइन करते हैं डोमेन डी पे, एंड दिस रिलेशन विल होल्ड, देन वी कैन से the number of zeros of the greater function that is fz, here the number of zeros of fz and the number of zeros of fz plus gz are equal with counting multiplicity। with counting multiplicity। सो ये हमारी होती है रोसी थ्योरम। सो जो हमने फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स वन से जो हमने आज डिस्कस किया वो हमारा एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, होमोमॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शन, एंटायर फंक्शन क्या होता है, मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, जीरो सिंगुलरिटी, कोशी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ द कोशी थ्योरम, एंड देन आर्गुमेंट प्रिंसिपल। आर्गुमेंट प्रिंसिपल हमारा मीन्स जो नेक्स्ट एक दो या थ्योरम हम करेंगे उसमें काफ़ी हेल्प हमारी ये करेगा। तो मेन जो आर्गुमेंट प्रिंसिपल है वो क्या करता है हमारा, अगर कोई एनालिटिक फंक्शन हमें गिवन है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने में हमारी हेल्प करता है। एंड द रोसी थ्योरम एफ जेड एंड जी जेड हमारे पास गिवन टू एनालिटिक फंक्शन है, दिस रिलेशन विल बी होल्ड, then the fz and fz plus gz have the same number of zeros inside a domain D with counting multiplicity। तो ये हमारी रोसी थ्योरम थी। इसके बाद अब हम जो बात करेंगे मेनली वो हम करेंगे सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन। सो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सेम जो काम हम रियल एनालिसिस में करते हैं सेवरल वेरिएबल के केस में, आपने पढ़ा होगा कि सीक्वेंस ऑफ ए फंक्शन एंड द सीरीज ऑफ फंक्शन, तो सेम यही यहाँ भी सेम है। तो हम क्या जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ के जेड कन्वर्जेस सबसे पहले या मैं जो भी डेफिनेशन दूंगी वो होगी हमारी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम बाद में देखेंगे। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या हो गया कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हमारे पास एफ के जेड कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन ए सेट E if for each epsilon greater than 0
and for all z belongs to E, there exists a positive integer capital N such that this condition will be hold fnz minus fz less than epsilon for all n greater than equal to n. मीन्स जो n है, जो चॉइस ऑफ n है, जो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा वो डिपेंड करता है किस पे, एप्सिलॉन पे एंड द पॉइंट ऑफ द सेट दैट इज z पे. तो जो n की जो एग्जिस्टेंस है इंटीजर की, उसकी डिपेंडेंसी हमारे किस पे है, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है और पॉइंट z के पॉइंट्स पे भी डिपेंड करता है. तो हम इसको बोलेंगे देन अगर ये कंडीशन हमारी हर एक पॉइंट के लिए, सेट के हर एक पॉइंट के लिए होल्ड करती है, तो हम इसको बोलेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन जेड इज इक्वल टू एफ जेड. मीन्स जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो किस पे कन्वर्स कर रही है, एफ जेड पे पॉइंट वाइज. अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें तो जो अगर ये n एग्जिस्टेंस ऑफ n अगर हमारी इंडिपेंडेंट हो जाती है पॉइंट से, कि जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है इंटीजर n अगर वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सेट के पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं कर रही है उसकी चॉइस, ओनली डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर ऐसा हमारे पास होल्ड हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. अगर हम ऐसा इंटीजर ले आए जो मीन्स हर एक पॉइंट पे अलग अलग डिफरेंस, ये पॉइंट वाइज के केस में क्या होता है कि अगर ये जो एग्जिस्टेंस है आपके n की वो हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो जाए. मीन्स एक पॉइंट के लिए आपका इंटीजर n अलग है, दूसरे के अलग है, बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए क्या होगा, हर एक पॉइंट के लिए आपका सेम n काम करेगा. मीन्स जो n है वो सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, एप्सिलॉन पे. तो फिर हम क्या बोलेंगे कि एफ एन जेड है जो वो कन्वर्ज करता है एफ जेड पे यूनिफॉर्मली, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. सो अगर हम डेफिनेशन से ही बोलना चाहें तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी हमारी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इम्प्लाइज करेगी किसको, पॉइंट वाइज को. बट पॉइंट वाइज में और मे नोट भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे ये किससे इम्प्लाई करेगी, बाय डेफिनेशन वी कैन इजिली से दिस बाय डेफिनेशन. क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा n है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे. तो पॉइंट वाइज के केस में क्या होता है, हमें एक इंटीजर ही फाइंड आउट करना था हर जेड के कोरिस्पोंडिंग. तो हर अब क्या होगा इसमें, हर जेड के कोरिस्पोंडिंग हमें सेम n मिल जाएगा. तो जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की है वो किसको इम्प्लाई कर देगी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को. बट कन्वर्स नोट ट्रू, कन्वर्स नोट ट्रू. इसके लिए एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, एफ एन जेड बाई 1/nz. और जो आपको रीजन लेना है वो होगा आपका मोड जेड ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, क्योंकि 0 हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना. तो क्योंकि हमारे पास अगर हम एफ एन जेड की बात करें तो एफ वन जेड हमारे पास 1/z हो जाएगा, एफ टू जेड हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2z. तो सिक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास इस तरह से बनेगी 1/z 1/2z 1/3z 1/4z. इस तरह से ये हमारे पास सिक्वेंस ऑफ फंक्शन बनेगी. अब ये सभी वेल डिफाइंड तो होने चाहिए, इसलिए हम रीजन में 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते. तो ये रीजन आपको लेना है. तो इसमें आप देखेंगे कि जो n है ना वो आपका z पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन वो z पे डिपेंड करेगा. तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है ये बट यूनिफॉर्म नहीं है. तो ये हुआ हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. अब हम अगर एडवांस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेंगे, sequence of a function of analytic function or meromorphic function which is defined on a set D on a set C which is a subset of the domain. then हम उसका behavior और उसकी property चेक करेंगे. according to various theorem it will change. so ये हमारा डिस्कशन था आज का, जो प्रीवियस कुछ थिंग्स जो चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करनी थी फर्दर स्टडी के लिए. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा.
And still, if you have any doubt, you can ask me. And the next is normal convergence. अब हम करेंगे नॉर्मल कन्वर्जेंस। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें, नॉर्मल कन्वर्जेंस। ये सब आप अगर चाहे तो ये चीज़ें लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होती है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है, एंड देन यू कैन डिफाइन नॉर्मल कन्वर्जेंस। अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बात कहूँ तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम किस पे डिफाइन कर रहे थे, किसी डोमेन डी पे डिफाइन कर रहे थे या उसके सबसेट पे डिफाइन कर रहे थे। बट अगर नॉर्मल हमारे पास किसी भी नॉर्मल बाउंडेड सेट, नॉर्मली लोकली बाउंडेड, नॉर्मल कन्वर्जेंस, अगर ये चीज़ें हमारे पास ऐड होती है, नॉर्मल अगर वर्ड हमारे पास ऐड होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जो प्रॉपर्टी या यहाँ पे क्या कन्वर्जेंस स्टडी करने जा रहे हैं, इसका मतलब अगर हम जो कन्वर्जेंस स्टडी करने जा रहे हैं वो हम किस पे करेंगे, कॉम्पैक्ट सेट पे। मीन्स हमें क्या लेना होगा, कॉम्पैक्ट सबसेट लेना होगा किसका, डोमेन का। तो जैसे ही हमारे पास नॉर्मल कीवर्ड यूज होता है, इसका मतलब हम सारे के सारे स्टडी किस पे करेंगे, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ द डोमेन डी। अगर हम अब क्या होगा, नॉर्मल कन्वर्जेंस क्या होते हैं, नॉर्मल, इनफैक्ट यू हैव टू राइट नॉर्मल यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये लिखना आपका, नॉर्मल यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसमें क्या होगा, हम इसकी डेफिनेशन अगर हम करें, लेट डी बी एन ओपन कनेक्टेड सेट। डी हमारे पास क्या है, कोई भी ओपन कनेक्टेड सेट है, सब सेट है किसका, सी का, कॉम्प्लेक्स प्लेन का। एंड एफ के इज डिफाइंड फ्रॉम डी टू सी फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज द फंक्शन f1 डिफाइंड फ्रॉम डी टू सी, f2 डिफाइंड फ्रॉम डी टू सी। तो इस तरह से हमें क्या लेनी है, सबकी सीक्वेंस लेनी है फंक्शंस की, जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, डी टू सी डिफाइन है। देन वी कैन से दिस फंक्शन fk converts to f normally if this convergence is uniform convergence. Convergence on any compact set, on any compact subset of D. मीन्स हमने क्या लिया, हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ली एफ के, जो डोमेन डी से सी पे डिफाइन है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किस पे कन्वर्ज कर रही है, किसी फंक्शन एफ पे कन्वर्ज कर रही है, नॉर्मली कन्वर्जेंस कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, बट किसके अंदर, कॉम्पैक्ट सेट के अंदर। मीन्स वी आर नॉट कंसिडर द डोमेन, we are not taking whole domain. Instead of that, we are taking only the compact subset of the domain. Means we are going to check uniform convergence on any compact subset of the domain, not over the whole domain. तो जैसे ही अगर मैं इसका सिंपल सा अगर मतलब याद रखने का एक तरीका ये हो सकता है कि नॉर्मल, जैसे ही आपका कीवर्ड किसी भी प्रॉपर्टी के आगे लगता है, जैसे नॉर्मल यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, नॉर्मल बाउंडेडनेस, तो इसका मतलब क्या होता है कि बाउंडेडनेस या कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो प्रॉपर्टी है सेट की, फंक्शंस की, वो हम किस पे स्टडी करना चाह रहे हैं, कॉम्पैक्ट सेट पे। मीन्स नॉर्मली का मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट फंक्शन, नॉट ऑल द होल डोमेन बट ऑन द कॉम्पैक्ट सबसेट। सो ये होगी हमारे पास नॉर्मल यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब एक रिजल्ट आप लोगों ने रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा कि अगर f के एक सीक्वेंस है फंक्शन की, जो f पे कन्वर्ज कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, यूनिफॉर्मली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज टू f यूनिफॉर्मली, एंड सेकेंड कंडीशन इज each fk is continuous, each fk is continuous function,
then f is also continuous. सो ये कुछ जनरल टर्म थे, यू कैन से एज इंट्रोडक्शन था जस्ट हमारे पेपर का। तो इसमें हमने क्या करना, अब नेक्स्ट हमारी थ्योरम होगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से आपको स्टार्ट करना है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिखना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की लिखना, देन नॉर्मल कन्वर्जेंस की लिखना, एंड देन फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट ए लेम्मा। और उस लेम्मा में हम स्टडी करेंगे कि ये जो फंक्शंस हमने लिए इस रिजल्ट के कोरस्पॉन्डिंग एक रिजल्ट आएगा, उसमें क्या होगा हमारे पास कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेंगे हम जो नॉर्मली यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी किसी फंक्शन एफ पे, और अगर हर एफ के इस एनालिटिक फंक्शन होगा तो हमें दिखाना है कि एफ भी एनालिटिक फंक्शन होगा। सो ये आपको इसमें आर्गुमेंट प्रिंसिपल और रोसी थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक नेक्स्ट रिजल्ट हमारा कॉम्प्लेक्स का आएगा, वो हम का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। अगर फिर भी नहीं आया, कुछ डाउट रहते हैं, then you can ask me.